डेली लाइन के न्यूज फाइल बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं किरण। इस बुलेटिन में हम आपको बताएंगे कि दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन को जमानत देते हुए कोर्ट ने क्या कहा है। साथ ही बताएंगे कि 2025 से जेईई मेंस एग्जाम पैटर्न में क्या बदलाव किया गया है और आपको जानकारी देंगे कि झारखंड में एनडीए की सीट शेयरिंग के दौरान बीजेपी को कितनी सीटें मिली हैं। लेकिन उससे पहले नजर आज की हेडलाइंस पर। दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन को मिली जमानत। मनी लॉन्ड्रिंग केस में कोर्ट ने सुनाया फैसला। 30 मई 2022 को हुए थे गिरफ्तार। हरियाणा में एससी आरक्षण में वर्गीकरण का फैसला लागू। कोटे में मिलेगा कोटा। मायावती ने दिया मामले पर रिएक्शन। 2025 से जेईई मेंस एग्जाम पैटर्न में होगा बदलाव। सेक्शन बी में नहीं होंगे ऑप्शनल क्वेश्चंस। सभी 5 सवालों को करना होगा हल। झारखंड में एनडीए की सीट शेयरिंग का ऐलान। बीजेपी को 68, एजेएसयू को 10 और जेडीयू को मिली 2 सीटें। चिराग की पार्टी को भी मिली 1 सीट। जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड के प्रस्ताव को मिली उमर कैबिनेट की मंजूरी। मुख्यमंत्री उमर पीएम मोदी से 2 दिन में करेंगे मुलाकात। सौंप सकते हैं ड्राफ्ट। ब्रिक्स में शामिल होने रूस जाएंगे पीएम मोदी। 22-23 अक्टूबर को होगा समिट। चीनी राष्ट्रपति से हो सकती है मुलाकात। चर्चा करेंगे खबरों की विस्तार से। रुक करेंगे पहली खबर की ओर। दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने उन्हें मनी लॉन्ड्रिंग केस में जमानत दे दी है। सत्येंद्र जैन को 30 मई 2022 को मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। कोर्ट ने कहा कि सत्येंद्र जैन लंबे वक्त से जेल में बंद हैं। ट्रायल जल्द पूरा होने की कोई भी उम्मीद नजर नहीं आ रही है। सत्येंद्र जैन को 30 मई 2022 को मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। उनके खिलाफ 2017 में सीबीआई ने एफआईआर दर्ज की थी। उनमें फरवरी 2015 और मई 2017 के बीच बेहिसाब संपत्ति अर्जित करने के आरोप भी दर्ज थे। दूसरी ओर मुख्तार अंसारी के विधायक बेटे अब्बास अंसारी को भी सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी राहत दी है। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उन्हें शीर्ष अदालत ने जमानत दे दी है। हालांकि उन पर कुछ शर्तें भी लगाई गई हैं। कोर्ट ने शुक्रवार को अब्बास अंसारी की जमानत याचिका पर फैसला सुनाया, लेकिन फिलहाल अब्बास जेल में ही रहेंगे। उन पर और भी कई मामले दर्ज हैं जो कि अदालतों में विचाराधीन है। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। हरियाणा में नई सरकार के शपथ ग्रहण के बाद सीएम नायब सिंह सैनी ने चंडीगढ़ में मौजूद सचिवालय में पदभार संभाला। पहले फैसले में सीएम ने कहा कि प्रदेश के सभी सरकारी अस्पतालों में किडनी की गंभीर बीमारियों से जूझ रहे मरीजों की भी डायलिसिस होगी। भविष्य में ये फ्री सुविधा मेडिकल कॉलेज में भी उपलब्ध कराई जाएगी। फिर सीएम ने सभी मंत्रियों के साथ जाकर उन्हें ज्वाइनिंग भी कराई। इसके बाद सीएम ने कैबिनेट की पहली मीटिंग की। सीएम सैनी ने कहा कि ये हमारी पहली कैबिनेट मीटिंग है। इस बैठक में सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले का हमारी कैबिनेट में सम्मान किया गया है जो एससी में वर्गीकरण का मामला था। हमारी कैबिनेट ने उसे आज से ही लागू करने का फैसला लिया है। इसके बाद सीएम नायब सिंह सैनी दिल्ली रवाना हो गए। इस मामले पर रिएक्शन देते हुए बसपा सुप्रीमो ने कहा कि नई भाजपा सरकार का असली चेहरा सामने आ गया है। एससी समाज के आरक्षण में वर्गीकरण को लागू करने का फैसला दलितों को फिर से बांटने और उन्हें आपस में लड़ाते रहने का षड्यंत्र है। ये फैसला दलित विरोधी ही नहीं बल्कि आरक्षण विरोधी भी है। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए ने जेईई मेंस 2025 के पैटर्न में बदलाव किया है। पेपर के सेक्शन बी में ऑप्शनल क्वेश्चंस खत्म कर दिए गए हैं। अब सिर्फ 5 सवाल मिलेंगे और सभी को हल करना अनिवार्य भी होगा। पहले 10 सवाल मिलते थे जिनमें से 5 क्वेश्चंस हल करने होते थे। एनटीए ने ऑफिशियल वेबसाइट पर नोटिफिकेशन जारी करते हुए ये जानकारी साझा की है। एनटीए ने कहा कि कोविड-19 महामारी के दौरान स्टूडेंट्स पर दबाव कम करने के लिए एग्जाम में ऑप्शनल क्वेश्चंस की शुरुआत की गई थी। ये 2021 में शुरू किया गया था और अब 2024 में इसे खत्म किया जा रहा है। अब अगले साल से इसके पैटर्न में बदलाव किए जा रहे हैं। जेईई मेंस 2025 के सेक्शन बी में पेपर 1 यानी बीई बीटेक, पेपर 2A बी आर्क और पेपर 2B यानी बी प्लानिंग में हर सब्जेक्ट में केवल 5 कंपलसरी क्वेश्चंस होंगे। कैंडिडेट को किसी भी ऑप्शन के बिना सभी 5 सवालों को हल करना होगा। एनटीए ने आगे कहा कि जेईई मेंस 2025 के पहले फेज के लिए एप्लीकेशन प्रोसेस जल्द ही शुरू होगी। इसकी डिटेल वेबसाइट पर जारी की जाएगी। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस शुरू होने के बाद एग्जाम पैटर्न के बारे में आगे की जानकारी दी जाएगी। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए एनडीए के बीच सीट शेयरिंग की पूरी घोषणा कर दी गई है। रांची के प्रदेश बीजेपी कार्यालय में शुक्रवार को बीजेपी और आजसू ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सीट शेयरिंग का ऐलान किया। झारखंड में एनडीए के अंदर बीजेपी को 68, आजसू को 10, जेडीयू को 2 और लोजपा रामविलास को 1 सीट मिली है। नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू को
जमशेदपुर पश्चिम और तामर सीट दी गई है। वहीं चिराग पासवान की एलजेपी रामविलास को चतरा सीट मिली है। वहीं इससे पहले केंद्रीय मंत्री और झारखंड चुनाव प्रभारी शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि झारखंड में बीजेपी, आजसू, जेडीयू और लोजपा रामविलास साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगी। हम लोग साथ में चुनाव प्रचार भी करेंगे। परफेक्ट सीट शेयरिंग है। झारखंड में एनडीए फिर से सरकार बना रही है। आपको बता दें, झारखंड विधानसभा में 81 सीटें हैं और कुल 2.5 करोड़ मतदाता हैं। इनमें 1 करोड़ 29 लाख महिलाएं और 1 करोड़ 31 लाख पुरुष हैं। इस चुनाव में 11,84,000 युवा पहली बार अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। जम्मू कश्मीर के राज्य के दर्जे की बहाली के लिए मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की कैबिनेट ने प्रस्ताव पास कर दिया है। गुरुवार को हुई कैबिनेट मीटिंग में यह फैसला लिया गया। बताया जा रहा है कि उमर 2 दिन में दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करते हुए उन्हें प्रस्ताव का ड्राफ्ट सौंपेंगे। उमर ने विधानसभा चुनाव के दौरान भी कहा था कि कैबिनेट की पहली ही मीटिंग में जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा बहाल करने के प्रस्ताव को मंजूर किया जाएगा। 16 अक्टूबर को सीएम पद की शपथ लेने के बाद अगले ही दिन उन्होंने प्रस्ताव पास किया। कैबिनेट की मीटिंग में डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी, मंत्री सकीना मसूद, जावेद अहमद राणा, जावेद अहमद डार और सतीश शर्मा भी मौजूद रहे। दरअसल केंद्र सरकार ने 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने के साथ ही प्रदेश का पूर्ण राज्य का दर्जा खत्म करते हुए उसे 2 यूनियन टेरिटरीज जम्मू कश्मीर और लद्दाख में बांट दिया था। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 22 और 23 अक्टूबर को होने वाली ब्रिक्स समिट में शामिल होने के लिए रूस जाएंगे। विदेश मंत्रालय ने शुक्रवार को ये जानकारी दी है। रूस इस साल 16वीं ब्रिक्स समिट की अध्यक्षता कर रहा है। रूस के कजान में होने वाली समिट के दौरान पीएम मोदी सदस्य देशों के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बातचीत भी करेंगे। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग भी समिट में शामिल होंगे। इस दौरान पीएम मोदी और जिनपिंग के बीच भी बातचीत हो सकती है। दोनों के बीच आखिरी मुलाकात 2022 में इंडोनेशिया में होने वाली G20 समिट के दौरान हुई थी। इस साल जुलाई में मोदी रूस दौरे पर भी थे, जहां रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से उन्होंने ब्रिक्स समिट के लिए न्योता देते हुए बातचीत की थी। मोदी जुलाई में 22वें भारत रूस शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए मॉस्को भी गए थे। अपनी रूस यात्रा के दौरान पीएम मोदी ने रूसी राष्ट्रपति पुतिन के साथ द्विपक्षीय बैठक की थी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों से अपडेटेड रहने के लिए बने रहिए डेली लाइन के साथ।